जिस समय माँ और बेटी दोनों एक साथ एक ही व्यक्ति के साथ में आपत्तिजनक हालत में एक दूसरे के साथ संबंध बना रही होती है, तभी जो उनका पिता होता है, जो उसका पति होता है, वो मौके पर आ जाता है। और जैसे ही वो अपनी पत्नी, अपनी बेटी को एक ही व्यक्ति के साथ में आपत्तिजनक हालत में देखता है, ये देख करके वो सोच में पड़ जाता है और ये देख करके उसको ये भरोसा नहीं होता है और फिर वो तुरंत इस बात का विरोध करने लगता है। जैसे ही वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी से इस बात का विरोध करता है तो जो उसकी बेटी होती है वो अपने माँ के कहने पर फिर अपने ही पिता के साथ में एक इस तरीके का काम करती है कि जिसके बारे में जब लोगों को जानकारी होती है, पुलिस प्रशासन को जानकारी होती है, तो पुलिस प्रशासन भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार एक बेटी अपने माँ के कहने पर अपने ही पिता के साथ इस तरीके का काम कैसे कर सकती है। तो इस घटना में क्या होता है, यह सब जानने के लिए इस घटना में लास्ट तक जरूर रहें। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से यह निवेदन है कि आप लोगों का मेरे चैनल सागर सफर क्राइम स्टोरी में स्वागत और आप लोगों से यह विनती है, यह अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर आप लोगों को यह कहानी, यह घटना अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर कर, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की यह जो घटना है, आज की यह घटना बिहार के भागलपुर जिले के सिन्हौली थाना क्षेत्र के बड़ी रमासी गांव की है। बड़ी रमासी गांव, जहां पर कालू नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहा करता है। कालू के परिवार में उनकी पत्नी सरिता देवी, उनका जो बड़ा बेटा जिसका नाम दयानंद होता है और उसकी बेटी जूली, सभी लोग बड़ी ही खुशी से रहा करते हैं। तभी जो कालू होता है, कालू एक होटल का काम किया करता है। उनके घर पर एक होटल होता है, एक दुकान होती है। तभी जो उनका बेटा होता है वो कहता है कि घर के जितने भी सदस्य हैं, माँ है, बहन है और कालू है और प्लस बेटा, 4 लोग जितने भी सदस्य होते हैं, वो चारों सदस्य उसी दुकान की देख रेख किया करते हैं, उसी दुकान में काम किया करते हैं। तभी जो एक दिन दयानंद होता है, वो दयानंद अपने पिता से कहता है कि पिताजी, अगर हम अलग हट करके कुछ अलग से पैसा कमाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसी दुकान में हम चारों लोगों का समय पूरी तरह से व्यतीत हो जाता है या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तभी जैसे ही जो कालू होता है अपने बेटे की, दयानंद की बात सुनता है, वो कहता है कि ठीक है बेटा, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप अलग जाकर के कुछ कर सकते हो। तब वह बिहार का बांका जिले के रजौर में जाकर के रहने लगता है और वहां पर खलासी का काम करने लगता है। बीच बीच में जैसे ही उसे समय मिलता है वो छुट्टी लेकर के अपने घर पर आता रहता है, अपने घर पर भी आता रहता है। इधर जो कालू होता है, कालू की जो पत्नी होती है, कालू की जो बेटी होती है, ये तीनों लोग मिल करके होटल का काम किया करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों का परिवार चल रहा होता है। इसी बीच जो कालू होता है, अब जो कालू होता है, क्योंकि कालू होटल का जितना भी सामान होता है, खाने पीने की चीजें होती हैं, चाय, समोसा वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती है, वो कालू ही बनाता है। और उनकी पत्नी और बेटी वो लोगों को सामान देने में और जो पैसा लेने में, ऐसे कामों में रहा करती हैं। कालू को जब कभी मार्केट से कोई सामान लाना होता है, कभी बाजार जाना होता है, तो फिर वो अपनी बेटी और पत्नी को अपनी दुकान में छोड़ करके वो मार्केट में बाजार और सामान लेने के लिए भी चला जाया करता है। अब क्योंकि होटल होता है तो होटल में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। हर पूरा दिन उस होटल में कोई ना कोई आता ही रहता है। इसी बीच कालू के होटल में एक व्यक्ति आने लगता है जो पलवा गांव का होता है, जिसका नाम दिनेश यादव होता है। अब जो दिनेश यादव होता है उसके पास में कोई विशेष तरह का काम नहीं होता, उसके पास में टाइम बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अब वो जब भी इसने होटल पे आता है, होटल में आकर के वो घंटों बैठता है और बैठ करके इनकी पत्नी सरिता देवी से बातचीत करने लगता है। अब जैसे ही उन लोगों की दिन दिन भर घंटों घंटों बातचीत होने लगती है, कालू इस बात को कभी ध्यान ही नहीं दे पाता, कभी नजर में ही नहीं रखता कि आखिरकार उसकी पत्नी और उसकी बेटी और उस व्यक्ति के बीच में
क्या चलने वाला है। तभी जो दिनेश यादव होता है और इधर सरिता देवी, जो कालू की पत्नी सरिता देवी होती है, उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब वो दोस्ती धीरे धीरे इतना बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध भी बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में हो जाते हैं, इधर जो कालू की बेटी जो पूरी तरह से जवान हो चुकी होती है, जिसका नाम जूली होता है, वो भी अपने माँ के साथ, अपने माँ को जब उस व्यक्ति के साथ में देखती है, क्योंकि वो दिन भर अपनी माँ के साथ में रहती है, अपनी माँ को उस व्यक्ति के साथ हर तरह की बातें करते हुए देखती है, तो वो भी अब कहीं ना कहीं अपने मन में ये सोचने लगती है। और फिर उसके बाद में वो भी, जो उनकी बेटी जूली होती है, उसके भी अपनी माँ के साथ उस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप हो जाते हैं, और वो भी अपनी माँ के साथ उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो जाती है। उन तीनों का प्रेम संबंध चलने लगता है और वो तीनों मिलकर के एक साथ संबंध बनाने लगते हैं। तभी एक दिन जो कालू होता है, जब वो अपने घर पर जाता है, तो वो देखता है कि जो बेटी और उसकी जो पत्नी होती है, वो उस व्यक्ति के साथ में आपत्तिजनक हालत में होती है, आपत्तिजनक हालत में उस व्यक्ति के साथ संबंध बना रही होती है। ये देख करके कालू सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार अब उसको क्या करना चाहिए। तब उस वक्त कालू तो उन लोगों से कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप वापस आ जाता है। और उसके बाद जैसे ही उसको ये बात मालूम हो जाती है, अब वो दूसरे दिन अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। और जैसे ही अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है, तो जो सरिता होती है, वो अपने पति कालू यादव से झगड़ा करने लगती है। अब इस बात को लेकर के माँ बेटी एक तरफ हो जाती हैं, और जो कालू होता है वो अकेला हो जाता है, और इन तीनों में इस बात को लेकर के अक्सर झगड़ा होने लगता है। तभी एक दिन जो सरिता देवी होती है, अपनी बेटी से कहती हैं कि आपको अपने पिता को रास्ते से हटाना होगा। और जैसे ही जो बेटी होती है अपनी माँ की इन बातों को सुनती है, तो वो सुन करके इस काम को करने के लिए तैयार भी हो जाती है। उसे ये तरस भी नहीं आता कि आखिरकार वो पिता जिसने उसको जन्म दिया, पाल पोस करके इतना बड़ा किया, वो अपने पिता के उन सारे कर्मों को भूल जाती है। और फिर शुक्रवार की रात करीब 11 बजे का आसपास समय होता है, वो दोनों दिनेश यादव को अपने घर पर बुलाती हैं। और घर पर बुलाने के बाद में जैसे ही रात के लगभग 11 बजे जो कालू यादव अपने घर पर सो रहा होता है, उस समय वो तीनों मिल करके एक धारदार हथियार से कालू यादव का जो गला होता है उसको रेत देते हैं। और रेतने के बाद में एक अपने घर के आंगन में गड्ढा खोद करके उसकी जो लाश होती है, जो शव होता है, उसको उसी गड्ढे में दफना देते हैं। और दफनाने के बाद में उस गड्ढे के ऊपर कुछ ईंट वगैरह रख देते हैं। जैसे ही 2-3 दिन का समय बीतता है, अब यह बात किसी को मालूम ही नहीं पड़ती कि आखिरकार इस घर के अंदर क्या हुआ है। तभी शुक्रवार को यह घटना होती है, और सोमवार के दिन जो कालू का बेटा दयानंद होता है, वो जब रजौरी से अपने घर आता है, तो देखता है कि जो उसके पिताजी हैं वो ना तो होटल में हैं, ना घर पर है। तभी वो अपनी माँ और बहन से इस बारे में पूछता है कि आखिरकार पिताजी कहां पर है। तो जो माँ और बेटी होती हैं, वो अपने बेटे दयानंद को कुछ सही से इस बारे में जवाब नहीं देती। जो दयानंद होता है अपनी माँ और बहन के जो जवाब होते हैं उनसे संतुष्ट नहीं होता। तभी उसको शक होने लगता है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके पिता के साथ में कुछ अनहोनी हुई, कोई घटना घटी हो। अब यह सोच करके वो तुरंत जो उसका थाना होता है उस थाने पर पहुंच जाता है। थाने पर वो अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाता है। तभी जैसे ही जो सरिता देवी होती हैं, जूली होती है, उनको इस बात की पता लगती है, भनक लगती है कि जो उनका बेटा दयानंद है वो पुलिस के पास में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गया। और अगर वो अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट अकेले दर्ज करवा देता है, तो फिर पुलिस उनसे ये जरूर जानकारी लेगी कि अगर आपके पति 2 दिन 3 दिन से घर से गायब हैं, तो फिर आप लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी। तभी वो तुरंत
अपने बेटे के साथ उसके पीछे पीछे थाने पर पहुंच जाती है और थाने में पहुंचने के बाद में फिर वो अपने बेटे के साथ मिल करके अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। क्योंकि अब इधर समय 2 से 3 दिन 4 दिन का बीत चुका होता है। जो कालू की लाश होती है, जो आंगन में कालू का शव दफनाया होता है, क्योंकि गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता, इसलिए अब उस गड्ढे से बदबू आने लगती है। इधर जैसे ही पास पड़ोस के लोग होते हैं, तभी जो लोग होते हैं वो पुलिस के पास फोन करके ये जानकारी देते हैं कि साहब जो कालू का घर है उसके घर के अंदर से बदबू आ रही है। और पुलिस उसके बाद में जब ये तीनों थाने से लौट करके अपने घर के लिए आ रहे होते हैं, तभी जो पास पड़ोस मोहल्ले के लोग होते हैं वो उसकी पत्नी और बेटी को रास्ते में पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी ये पता होता है कि जो कालू की बेटी और पत्नी है, इन लोगों के कहीं न कहीं जो चाल चलन है वो सही नहीं है और इन लोगों के किसी न किसी के साथ में नाजायज संबंध हैं और पकड़ करके वो उन दोनों के साथ में मारपीट करने लगते हैं। उधर जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है कि जो कालू के घर से उसके आंगन से बदबू आ रही है, पुलिस जो थानाध्यक्ष होते हैं, जो ब्रजेश कुमार होते हैं, जिनका नाम ब्रजेश कुमार होता है, ब्रजेश कुमार अपनी पुलिस टीम को लेते हैं और टीम को लेकर के वो कालू के घर पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि जो उसकी पत्नी और बेटी के साथ में लोग मारपीट कर रहे हैं, उसको उनसे छुड़ा करके अपने साथ थाने ले जाते हैं और थाने में ले जाकर के जब उनसे पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में पुलिस उनसे पूछती है कि आखिरकार जो तुम्हारे पति कालू हैं वो कहां पर हैं, आप लोगों ने उनके साथ में क्या किया है। तब जो उसकी पत्नी और बेटी होती है वो लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और वो पुलिस को बताती हैं कि साहब उनका पलवा गांव के एक दिनेश कुमार नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, क्योंकि वो व्यक्ति उनके होटल पर अक्सर आकर के बैठता था। तभी वो दोनों उसके साथ में आ जाते हैं और फिर यह बात उस कालू को पता लग जाती है और जैसे ही कालू एक दिन अपनी पत्नी और अपनी बेटी को उस व्यक्ति के साथ में आपत्तिजनक हालत में देखता है, वो उनका विरोध करने लगता है और जब वो उनका विरोध करता है तो वो दोनों मिल करके, वो तीनों मिल करके अपने ही पति का गर्दन रेत करके उसकी हत्या कर देती हैं और हत्या करने के बाद में उसके शव को आंगन में दफना देती है। पुलिस उन दोनों के निशानदेही पर, पुलिस उन दोनों के बयानों पर अब कालू यादव के घर आती है और उसके आंगन को खुदवाया जाता है और जैसे ही पुलिस उस गड्ढे को खुदवाती है तो जो कालू का शव होता है वो पुलिस को मिल जाता है। कालू का शव पूरी तरह से सड़ चुका होता है, उससे बहुत बदबू आ रही होती है। पुलिस उसको तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इन दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके इनको थाने ले जाती है। उधर जो दिनेश यादव होता है, अब पुलिस उसकी तलाश चालू कर देती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।